नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। एज यू कैन सी ऑन माय बैकग्राउंड कि ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो एक डेमो क्लासेस है और इसकी जो बैचेस हैं ये 28th ऑफ दिस मंथ माने 28 तारीख को इस जुलाई के महीने में ये बैच प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें हैं यहाँ पर जो डिफरेंट है बाकी चीजों से। पहला तो इसको 4 स्टेज में हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे आपकी तैयारी को एक पावरफुल स्टेज में लाकर इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, हाई लेवल क्लासेस, साथ में द मोस्ट एनर्जेटिक टीम ऑफ आवर एकेडमी, साथ में इसके जो क्लासेस टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, साथ में रिवीजन क्लासेस इसमें एड ऑन किया गया है जो 6 महीने के क्लास के अलावा आपको 2 माह जो फास्ट ट्रैक रिवीजन चलेगा, जो कि एक कंप्लीट समराइज काइंड ऑफ थिंग होगा, जो कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू करा देगा। और ये मान के चलो कि एक संजीवनी बूटी है कि आपकी इस 6 महीने की पढ़ाई को कन्वर्ट करने के लिए रिजल्ट में ये बहुत जरूरी होता है। ये बच्चा खुद करता है, उसको हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर के तौर पे ऐड किया है। और साथ में स्टेट लेवल टेस्ट सीरीज जो कि आपके बेहतर आकलन के लिए जरूरी है, विच इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट विद दिस कोर्स। ठीक है, तो साथ में ये भी कुछ अदर फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ सीजी टेट का भी एक पैरेलल अपन प्रिपरेशन करा देंगे, उसी में हो जाएगा। साथ में क्लास के साथ जो क्लासेस हैं, है ना, ऑफलाइन क्लास तो चलेंगी, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगी और क्लासेस विल बी बाइलिंगुअल। ये सारी की सारी चीजें एक लमसम यहाँ पे फीचर के तौर पे दिखा रहा हूँ। बैचेस विल स्टार्ट ऑन 28 जुलाई एंड मॉर्निंग बैच रहेगा 7 बजे से लेकर के। ठीक है, तो इस बैच का जरूर फायदा उठाइए। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सीजी ज्योग्राफी में, वो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन को। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन का जो पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और कहने का मतलब है कि इसको पढ़ने और पढ़ाने का एक बहुत शानदार तरीका भी आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक है सीजी ज्योग्राफी में, उसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। चलो, तो ध्यान से समझना इसको। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, हमारे देश का ही क्यों ना सही, तो देखो उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ का जो भौतिक विभाजन है, इस भौतिक विभाजन को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। द फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो देखो पहले तो ये समझ जाओ कि छत्तीसगढ़ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहां पड़ता है। ठीक है, किसी विषय को पढ़ने से पहले आप उसका जब तक बेस नहीं समझेंगे तब तक उसके क्वेश्चन आपसे थॉरली नहीं बन पाएंगे। जनरल क्वेश्चन सब बनाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल आता है उस समय अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ही डील करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन हाथ से स्लिप आउट हो जाएगा। तो जैसे देखो, इंडिया के साउथ वाले हिस्से में, ये भारत का साउथ वाला हिस्सा है, और इस वाले हिस्से के अंतर्गत हमको बहुत सारा हिस्सा मिलता है। उसमें से एक मेजर जो पार्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार का जो एक्सटेंशन है, जो इसका जो एक्सपांसन है, वो हमारे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता है। तो ये पहले तो आप जान जाओ कि इंडिया में ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार बोलते हैं। ये है दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार में अपन अगर देखें तो ये जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, इसी डेक्कन प्लेटू के ही हिस्से में पड़ता है छत्तीसगढ़, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी छत्तीसगढ़ को मैं यहां पे अब थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, लेकिन ये मान लीजिए कि हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है, इस पूरे के पूरे भारत के इस वाले भाग में हमारा छत्तीसगढ़ है। इस पूरे हिस्से को हम लोग कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे पैरेलली। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, मैं इसको इंडिया की तरफ टेंड नहीं करूंगा, हम सीजी की तरफ भी रहेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ साउथ इंडिया, माने दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। देखो हम जब इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं उस कंडीशन में ये मालूम पड़ता है कि सबसे पुराना भाग यही है। मानी हम कह सकते हैं दैट इज द ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं एक्रोनिम कर दे रहा हूं।
इंडिया, जब पूरे इंडिया का सबसे ये पुराना भाग है तो यहां पे रहने वाला छत्तीसगढ़ भी इन पुराने स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होगा। क्लियर? अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं, हम आते हैं छत्तीसगढ़ में आते हैं, दो वी आर स्टडिंग, वी आर लुकिंग फॉर द फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, तो हमको उसमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें जब छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसको डायग्राम से हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इस छत्तीसगढ़ के भाग को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? चार। ये बेसिक से लेकर के हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। अभी मैं केवल आपको बेसिक से एंटर करा रहा हूं, आप बेसिक पे फोकस करेंगे। चार भौतिक विभाग, ठीक है, जो हमारे पास चार जो फिजिकल डिवीजन है, डिवीजन, ध्यान से देखना मैप में। पहले मैप पे हम लोकेट करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इस साइड। तो ये जो हिस्सा हमको दिख रहा है, दूसरा सेगमेंट जो हमको यहां पर दिखेगा, ये जो हिस्सा दिख रहा है अपने को, तीसरा सेगमेंट थोड़ा सा इसको ऐसे उठा के अपन यहां पे नीचे ड्रॉप करेंगे। ये टोटल चार भाग हो गए, 1 2 3 और 4। अब उसमें सबका नामकरण करना है। तो सबसे नामकरण में पहला जो हमको मिलता है, इसको हम कहते हैं जसपुर पाट प्रदेश। क्या बोलते हैं इसको? जसपुर पाट प्रदेश, ये पहला भाग है। दूसरा हम लोग आते हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा कहलाता है, इसको हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, मैदान। और नीचे हमको मिलता है, ये कहलाता है दंडकारण्य का पठार। देखो बेसिकली ना हमको ये ऐसा किताबों में लिखा हुआ मिलता है, जो पूरी तरीके से सही तो नहीं है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी जब पढ़ा जाता है ना, ज्योग्राफी किसी एक ही फिजिकल डिवीजन की बपौती होती नहीं है। मतलब हमको यहां पर जैसे दिख रहा है, मेजर पार्ट के तौर पे, अधिक पार्ट के तौर पे ये पठार है, ये हमारे पास पार्ट है, हमारे पास ये मैदान है, यहां पर पठार है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या वाकई में सारे हिस्से मैदान है? सवाल। क्या सारे हिस्से में पठार है, कि सारे हिस्से में पार्ट है, स्ट्रक्चर है, या सारे हिस्से में पठार है? ऐसा नहीं है। हर स्ट्रक्चर में आपको हर प्रकार का चीज दिखाई पड़ेगा। माने कि कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, मतलब यहां पर आपको दोनों चीज दिखाई पड़ता है। कुछ भाग पर्वत वाले, पहाड़ वाले हैं, कुछ भाग मैदान वाले हैं, और कुछ भाग पठार वाले हैं। मतलब कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो कोई एग्जैक्ट पूरा पठार नहीं, मैदान नहीं है। इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि जो लिखा है वो चीजें हम पढ़ते जरूर हैं, बट ज्यादा अगर कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो चीजें थोड़ा सा और भी इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। चलो, लेट्स गो फॉर द एरिया एज द परसेंट ऑफ द पर्टिकुलर फिजिकल रीजन। जैसे देखो, इस पर्टिकुलर जसपुर पाट प्रदेश की अगर बात करते हैं, इसका जो एरिया हमको मिलता है, ये जो एरिया हमको मिलेगा, ये एरिया कितना है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसको हम सिंपली याद कर सकते हैं। देखो 6 और 2 कितना होता है? 8। ठीक है, तो दैट इज एरिया ऑफ जसपुर पार्ट प्लेटू। ठीक है, तो ये है जसपुर पार्ट रीजन, और दैट कवर्स 4.59%। ये पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का 4.59% हिस्सा घेरता है। देखो 4 और 5 कितना हो जाता है? 9। वी हैव टू गो टिल द लास्ट डिजिट पॉइंट, जो भी हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन पॉइंट है, जो हमारे पास डेसिमल भी पॉइंट है, वहां तक याद करना है। ये जो मैं लिख रहा हूं दैट इज एटलीस्ट। ठीक है, और अधिकतम कहां तक जा सकती हैं चीजें, खैर पता ही है आपको। तो ये कह रहा हूं कि जितना मैं लिख रहा हूं उतना तो कम से कम याद करना है, इससे कम में हमको नहीं सेटिस्फाई होना है। दूसरा, यहां पे आते हैं तो इसका जो एरिया पड़ता है, ये एरिया है 21,863, दैट इज किलोमीटर स्क्वायर, एंड द परसेंटाइल इज वेरी सिंपल, 16.16%, बहुत सरल। ठीक है, यहां पे आते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान के टोटल की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे यहां पास दो एरिया मिलेगा। देखो दोनों के दोनों 60 के रेंज में है। थोड़ा मैं चीजों को
ठीक है ना, बता दे रहा हूं कैसे हम चीजों को इमेजिन करते हैं, कैसे हम चीजों को विजुअलाइज करते हैं। ऑलवेज ट्राई टू प्ले विद द डेटा, क्योंकि डेटा जब आपसे खेलेगा तो आप फिर ध्यान रखना बहुत परेशान हो जाओगे, इसलिए आप डेटा को सिस्टमेटिकली चीजों को मेमोराइज करो। जैसे यहाँ भी 60 का एक रेंज है, यहाँ भी 60 का रेंज है, यहाँ 68, यहाँ पे कितना है 64 है, और ये जो है परसेंटाइल है 5.34, मतलब कि ये 3, 4 और ये 5 नियर बाई है। ये केवल उनके लिए जो डेटा के साथ बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए थोड़ा चीजों को सरल बना रहा हूं, 3, 4 और 5, बट इनको अरेंज सही तरीके से करना, गलत भी हो सकता है, बट ठीक है, थिंग्स विल बी इजियर आफ्टर दिस। दंडकारण्य के पठार में हम चलते हैं तो इसका जो एरिया पड़ता है ये पड़ेगा 39,060। अब यहां पे हमने कैसे किया चीजों को, ये 3 फैक्टर हमको याद करने हैं, 3, 9 और 6, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो परसेंटाइल मिलता है, ठीक है ना, 28.91%। मतलब कि देखो 2 के बाद 8, 8 और 9 यहां पर है, इनका माइनस किए 1 आया, तो ये केवल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ चीजों को याद करने के लिए बता दे रहा हूं, बाकी तो जैसा चाहो आप ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि इन सारे के सारे एरियाज की अगर बात करें तो मुझे जो दिख रहा है यहां पे, हालांकि थोड़ा सा डायग्राम को अपन रीअरेंज कर सकते हैं, इनमें सबसे बड़ा जो भौतिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये कहलाता है, दैट इज द बिगेस्ट फिजिकल डिवीजन। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, सबसे बड़ा भौतिक विभाजन ये है। जब ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा फिजिकल डिवीजन, सबसे छोटा भौतिक विभाजन, ठीक है। इत्मीनान से सिट बैक एंड जस्ट एंजॉय दिस सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक एंड वेरी फंडामेंटल सेशन फॉर गिविंग द बेस टू सीजी ज्योग्राफी, क्योंकि इसके बिना आप सीजी को आप ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। एंड आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर एस्पेक्ट्स ऑफ द ज्योग्राफी फॉर दिस सेशन, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। एरिया मैंने बता दिया, परसेंटाइल बता दिया, हम इस क्लास में देखने वाले दंडकारण्य को ध्यान से। तो देखो देखो, दंडकारण्य देखने से पहले ये भी आप मान लो कि जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ये दक्कन प्लेटू का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, माने दक्कन का भी जब डिवीजन करते हैं, दक्कन इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो पठार है यही है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो पठार, उसी पठार का एक हिस्सा है कौन सा, दंडकारण्य। तो जब हम इसमें आते हैं तो चलो लेट्स एक्सप्लेन दंडकारण्य प्लेटू। ध्यान से देखना, बहुत सरल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। दंडकारण्य की अपनी कहानी है जो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे सीजी के, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा का पूरा दंडकारण्य एक रोचक हिस्सा है, ठीक है। तो वहीं हम स्टार्ट करने वाले हैं दंडकारण्य का जो पठार वाला हिस्सा है। ये है दंडकारण्य का पठार, दंडक का अरण्य, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब यहां तक तो खैर जाना नहीं है अपने को, ये ऐसा करके। तो एक जस्ट लमसम डायग्राम है इसका, हम साउथ में है, दक्षिण में है हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का जो हिस्सा है। तो पहला पॉइंट तो यही बनता है, दैट इज बिट नैरो, थोड़ा सा और नैरो अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। आगे डायग्राम गरियाबंद के तौर पे बन जाता है, टेंड हो जाएगा गरियाबंद के लिए ऐसा करके, तो खैर वो अलग चीज है ना। यहां पे वो बना है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, जब दंडकारण्य पढ़ेंगे तो इस मैप को आप पहले कई भाग में डिवाइड करोगे। देखो कितना खूबसूरत है हमारा छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां पर हमको पठार भी मिल रहा है, यहीं पर मैदान भी मिलता है, यहां पठार मिलता है, यहां पे पाट मिलता है, मतलब पठार पठार और ये पाट, पाट इज जस्ट सिमिलर टू प्लेटू, माने पठार का ही एक सब एक रूप है, उसका एक उप समुदाय है, सब ग्रुप है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाट। पार्ट भी थोड़ा एलिवेटेड होगा और साथ में ऊपर में प्लेन हिस्सा होगा, पठार भी ऐसा ही होता है। जब हम इंडिया के मेजर मेजर पार्ट पढ़ते हैं उसमें पार्ट नहीं पढ़ते हैं, पार्ट एक उप भौतिक प्रदेश है जो कि पठार का ही एक भाग होता है।
तो उसके जैसा ही दिखाई पड़ता है। तो देखो हमारे छत्तीसगढ़ में डाइवर्सिटी दिखाई पड़ रही है, विविधता दिखाई पड़ रही है। यहाँ पाट, यहाँ पर पठार, यहाँ पर पठार और यहाँ पर मैदान। छत्तीसगढ़ इसलिए भी बहुत सुंदर है। ठीक है, ये राज्य की खूबसूरती का एक रीजन भी है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन जियोग्राफी दैट गिव्स द ब्यूटी ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज द बेस ऑफ छत्तीसगढ़ ब्यूटी। तो इसलिए कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को ध्यान से समझना भी है। तो देखिए इस वाले हिस्से में जब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो पहले तो एक बात को आप दिमाग में ठान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दंडकारण्य में, है ना, दंडकारण्य के पठार की अगर बात करें, तो इस दंडकारण्य के हिस्से में अगर हम लोग वन बाय वन चीजों को डील करेंगे, तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा वो समझना कि इसमें जो शामिल जो क्षेत्र है वो कौन सा होता है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? पहला पॉइंट ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए बेसिकली मैंने बोला दंडकारण्य मतलब बस्तर का संभाग वाला हिस्सा। तो बस्तर के संभाग में हर बच्चे को पता है कि यहां पर हमको नीचे सुकमा जिला पड़ता है। ठीक है, एज यू नो, ठीक है, वेरी वेल, ये बहुत बेसिक चीज है। यहां हमको पड़ता है बस्तर का जिला पड़ता है, यहां पड़ता है अपने कोंडागांव का जिला पड़ता है, इधर उसके पैरेलल हमको मिले कांकेर का जिला पड़ेगा, और कांकेर जिला के नीचे हमको मिलता है यहां पर वो कहलाएगा नारायणपुर पड़ेगा, नारायणपुर पड़ेगा। ठीक है, और यहां पड़ता है बीजापुर, पड़ता है बीजापुर, और बीचों बीच पड़ता है दंतेवाड़ा, और यहां पड़ता है, देखो ये तो हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के टोटल जो हमारे पास जिले हैं उनकी संख्या है 7। 3 यहां और बीच में एक 6 और एक 7। तो ऐसे में ये तो 7 है। बट जो इसमें हमारे लिए थोड़ा सा यूनिक होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जहां कंफ्यूजिंग होता है कि भाई जो यहां पर एक जिला पड़ता है दैट इज मोहला मानपुर। तो उस मोहला मानपुर अंबागढ़, ठीक है, उसी मोहला मानपुर का जो मोहला मानपुर अंबागढ़ है, उस मोहला मानपुर का ये मोहला मानपुर का हिस्सा जो है ना, ये इसी का हिस्सा बन जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल तो रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस्तर संभाग के जो 7 जिले, उनके साथ साथ हमको मिलेगा मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर जो है ये सबको मालूम होना चाहिए कि ये दुर्ग संभाग का है और मोहला मानपुर जिले का मोहला तहसील। क्या मोहला मानपुर तहसील। तो मोहला मानपुर जो है ये बेसिकली दुर्ग संभाग का जिला है। कौन संभाग का? दुर्ग संभाग का। जब दुर्ग संभाग का जिला है तो फिर यहां कैसे आ गया? देखो भाई, प्रशासनिक विभाजन अलग होता है और भौतिक विभाजन अलग होता है। भौतिक विभाजन में हम उसकी ज्योग्राफी के बेसिस पर उसको बांटते हैं, ना कि हम उसके प्रशासनिक स्थिति के बेसिस पर बांटते हैं। ठीक है, तो यही इसमें पहला ही पॉइंट थोड़ा ट्रैप करेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास दंडकारण्य का जो प्लेटू है, इस दंडकारण्य के प्लेटू का में शामिल कितने जिले हैं? बस्तर के कितने जिले? 7 ये, और साथ में मोहला मानपुर जिले का जो तहसील वाला हिस्सा कौन सा? मोहला मानपुर वाला क्षेत्र शामिल है। ये पहला ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं लिखा हूं इसमें एरिया। इसका एरिया कितना है? तो एरिया में पीछे मैं बता दिया हूं, फिर भी मैं लिख देता हूं, रीराइट कर देता हूं, 39,060, और इसका जो परसेंटाइल है वो है 28.91%। दूसरा पॉइंट ये है कि यार ज्योग्राफी में इतना पढ़ने के बाद, अभी मैंने बोला कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पूरे भारत का सबसे पुराने पठार में से एक है, और अगर ये पुराना है तो कहीं ना कहीं पुरानी चट्टानों से बना होगा, और पुराने चट्टानों से बना होगा मतलब पुरानी चट्टानों का नाम भी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है कि सबसे पुरानी चट्टान जो हमको मिलती है, माने इनका इस पूरे पठार का जो निर्माण है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये किससे बना है? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टेड बाय, जिससे बनता है उस चट्टान को हम कहते हैं आर्कियन। क्या बोलते हैं इसको? आर्कियन। दूसरा इसे बोलते हैं ग्रेनाइट, तीसरा बोलते हैं धारवाड़, चौथा बोलता है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट तो हो गया है, एक बनता है नीस।
ये सारे के सारे सब पुरानी चट्टाने हैं और ये कठोर चट्टाने हैं। कठोर चट्टाने वो हैं जो इनका जो ये कह सकते हैं जिनका जो हार्डनेस बहुत ज्यादा रहता है, और हार्डनेस ज्यादा रहने के साथ साथ इसमें हमको मिनरल ज्यादा मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इज अ मिनरल रिच एरिया। और बेसिकली ये भी बात ध्यान रखना है कि इस पूरे एरिया में, इस पूरे हिस्से में आप जो देख रहे हो, जो मैंने नाम लिया है, अगेन ठीक है, चीजों को रिकॉल करेंगे साथ में, आर्कियन, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा धारवाड़ और चौथा है नीस। दीज आर द रॉक्स, दीज आर द रॉक सिस्टम। ये सारे के सारे सेल समूह हैं, सेल समूह, मतलब ये सब रॉक सिस्टम है सब। तो जब चट्टान पुराना है तो इसका निर्माण भी पुरानी चट्टान से होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर का, क्योंकि मैं बोला ना इस दंडकारण्य पठार का निर्माण आर्कियन, ग्रेनाइट, धारवाड़ और क्या है, नीस। जब हम भूगार्भिक संरचना पढ़ते हैं तो इस बारे में पढ़ा जाता है। हम पढ़ रहे हैं अभी भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ये हुआ अगला पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर चले तो ये कह सकते हैं कि जो विशेष करके मिनरल हमको यहां पर मिलता है, जो खनिज हमको मिलेगा, तो मैंने कहा कि इन सारे के सारे चट्टानों में हमको मिलता है ज्यादा करके जो धात्विक खनिज और साथ में अधात्विक खनिज। धात्विक और अधात्विक दोनों मिलेगा, मतलब जो मेटेलिक है और जो नॉन मेटेलिक है, ये दोनों हमको यहां पर मिलते हैं। मेटेलिक और दूसरा क्या होगा, नॉन मेटेलिक। धात्विक और अधात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा रहती है उसको हम धात्विक कहते हैं, बट ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं रहती उसे क्या कहते हैं, अधात्विक कहते हैं। और इसमें जो धात्विक खनिज में विशेष करके हमको जो खनिज मिलेंगे, एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूं इसका, ठीक है, इसका जो उदाहरण है, उस एग्जाम्पल में सबसे पहला हमको मिलता है आयरन, जिसको हम कहते हैं लोहा। और क्या मिलेगा यहां से, हमको मिलता है कोरंडम मिलता है, कोरंडम मिलता है, ठीक है, हमको टिन मिलता है। ये सब खनिज हमको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारे खनिज मिलते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे मार्बल्स मिलते हैं, संगमरमर, इस पूरे हिस्से में। हमको यहाँ पर काइनाइट मिलता है, काइनाइट। तो इस पूरे हिस्से में आपको बॉक्साइड मिलता है, चूना भी मिलता है, ऐसे बहुत सारे मिनरल आपको मिलेंगे। लेकिन जिसको मैंने पहले लिखा है, नोट दिस वन, ठीक है, दैट इज आयरन, दैट इज अ मेजोरली फाइंड आउट इन ईयर, दैट इज मेजोरली अवेलेबल मिनरल इन दिस रीजन। ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे पास खनिज मिलता है। अब मैं धीरे से यहां एंटर करूंगा, दैट इज अ बेसिक फीचर्स ऑफ दिस पेनिनसुलर, दैट इज अ प्लेटू ऑफ द दंडकारण्य। ठीक है, तो ये केवल बेसिक पॉइंट है। अब हम एंटर करते हैं यहां पर, लेट्स फॉर अ न्यू पेज, ठीक, जहां पे हम चीजें और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, इनको चीजों को और समझेंगे यहां पर। आपको टारगेट हिट करना है, ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर, तो उस समय उस विषय की समझ के साथ उसको पढ़ना है, ना ही केवल चीजों को एक सेशन के तौर पे देखना है। सेशन दैट शुड बी कन्वर्टेबल इन कंटेंट, जिस कंटेंट को जिस तरीके से पिरोया जा रहा है, आप उसी तरीके से चीजों को डाइजेस्ट करना है, क्योंकि डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है चीजों को, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा रहता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, और इसको समय लगता है चीजों को याद करने में, बहुत समय लगता है, ठीक है। फॉर गेटिंग परफेक्शन ओवर ऑल दिस कंटेंट दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज एक रिवीजन से नहीं, बहुत सारा रिवीजन करने के बाद ही कंटेंट आपकी उंगलियों पे नाचेगा, ठीक है। सब चीजों को फिट करने के लिए हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलो, सबसे पहला हमने यहां पर जो नोट करना है वो हिस्सा कौन सा होगा, वो चलो देखते हैं। तो देखिए, ये जो मैं हिस्सा बना रहा हूं, इस हिस्से को हम लोग क्या नाम देंगे, जो पहला अपन ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, ये मैनुअल डायग्राम है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान समझना चीजों को। ये पहला रीजन, ये पहला हिस्सा, ये सारे के सारे विषय की समझ के लिए ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ एनी जियोग्राफिकल सब्जेक्ट, बहुत जरूरी होता है इनको समझना। ये पहला पार्ट हुआ।
दूसरा पार्ट, ठीक, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा पार्ट, और इसको हम लोग हैच कर देते हैं। फिर हम चलते हैं इसमें आगे। ये जो तीसरा हिस्सा बन रहा है, ये केवल एक रैंडम डायग्राम बन रहा है, ठीक है ना। आप इसको किसी तरीके से बना सकते हैं, मैं केवल चीजों को सरल कर रहा हूं। आई एम मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। मतलब कि ये पूरे दंडकारण्य के पठार का और सब डिवीजन चल रहा है कहीं ना कहीं, और इसमें हम जो बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसके सब डिवीजन है। देखो, सबसे पहला जो डिवीजन हमको मिलता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग नाम देते हैं, इसको कोटरी बेसिन। क्या बोलते हैं इसको? कोटरी बेसिन, पहला। दूसरा, इसको हम कहते हैं दंडकारण्य का मैदान, का मैदान। मैंने पहले ही कहा था यार, इसमें ना, इस भले हम इसको पढ़ते हैं दंडकारण्य का पठार, बट इसमें देखो बेसिन भी है, इसमें क्या है, मैदान भी है। इसको हम कहते हैं दंडकारण्य का पठार, का पठार। और लास्ट ये जो हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं कांकेर बेसिन। क्या नाम बोलते हैं इसको? कांकेर बेसिन, ठीक है। कोटरी बेसिन, बेसिकली बेसिन उसको बोलते हैं जब नदी, जैसे हम लोग वॉश बेसिन इस्तेमाल करते होंगे तो उसमें देखते हैं हम, जब वहां पे हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो एक एरिया होता है, एंड दैट एरिया डिसाइड्स द मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ द वाटर व्हाइल वी आर यूजिंग द बेसिन। तो उसके अधिकतम कैचमेंट एरिया को जो हम देखते हैं कि वो एक थोड़ा सा धसा हुआ है और साइड में थोड़ा निकला हुआ है, तो उस धसे और निकले वाले भाग के पूरे एरिया को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? बेसिन। मतलब नदी का एक मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो जा सकती है, दैट इज बेसिन एरिया। तो यहां पर एक नदी होगी, पक्की सी बात है, उसका नाम है, क्या नाम है? कोटरी। एंड कोटरी नदी जो है, जब यहां पे फ्लो होती है तो वो अपने साथ साथ बेसिन बना देती है, ठीक। कोटरी एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है, जिस नदी की, उसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, दैट इज इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी ऐसे फ्लो करेगी, बढ़िया प्यार से चली जाएगी, और उसके जाने के साथ साथ देखो ये पूरे पूरे पठार को चीरते हुए चली जाती है ऐसे करके। और इसी में आकर के जो ऊपर से एक बेसिन है, एक नदी है, उस नदी का नाम है, क्या नाम है उसका? कोटरी। कोटरी दैट मर्ज विद द इंद्रावती फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। ये ऊपर से आके मिल जाती है। जो नदी मैं यहां बना रहा हूं, इस नदी का नाम है, क्या नाम है इसका? कोटरी नदी। मैं नदी नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल मैं आपको फिजिकल डिवीजन पढ़ा रहा हूं, ठीक। इसका नाम है कोटरी नदी, जो आके मिलती है, किसमें मिलती है अपने को? इंद्रावती में, ठीक। तो कोटरी को आप ऐसा भी समझ सकते हो। आगे हम लोग उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो, ये अब सही बना, क्योंकि जब कोटरी ऊपर से नीचे आती है तो तय बात है वो मिलती है इंद्रावती से। नदी में कह रहा हूं कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको हम बारीकी से पढ़ें, खास करके ज्योग्राफी, जब वो हम बेसिक बेसिक पॉइंट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या 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 कैसा होता है। तो ये जब ऊपर से कोटरी आ रही, कोटरी मर्ज करती है किससे? इंद्रावती से, और इंद्रावती से मिलने के बाद यहाँ पूरे एरिया में बेसिन निर्माण करती है। और साथ ही साथ ये देखो, जो कांकेर बेसिन है, तो मैं तो कह रही हूं कि नदी बेसिन बनाती है, तो भाई कांकेर कोई नदी होती है क्या? नहीं।
एक नदी है जो कहलाती है छत्तीसगढ़ की गंगा, उस छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाने वाली जो नदी है महानदी। तो ये महानदी अलग ही अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्शन है। दिस रिवर इज कॉल्ड द महानदी, दैट इज द लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़। और महानदी बेसिकली जो है इसके और इसके बीच में, मतलब महानदी और इस कोटरी नदी के बीच में पूरा का पूरा जो बेसिन एरिया है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कांकेर बेसिन कहते हैं। मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि कांकेर बेसिन ये दो नदी के बीच का हिस्सा है। ठीक है, अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को यहां पे फिगर आउट कर दे रहा हूं, आप उनको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्रश्न बनते हैं। अब डायग्राम पे पूरा फोकस करें। कांकेर बेसिन, ठीक है, तो ये जो कांकेर बेसिन है, ये कांकेर बेसिन ये किसके किसके बीच का हिस्सा है, ये बताएंगे कि ये महानदी और साथ में कोटरी नदी के बीच का हिस्सा है, बीच स्थित है। This basin is situated between Mahanadi and the Kotri river. The basin is formed between Mahanadi and Kotri river. ठीक, तो ये चीज पहला पॉइंट समझ में आया। अब उसमें जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा देखते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं दंडकारण्य का मैदान। देखो मैदान भी नदियां ही बनाती हैं, मैदान बनाने का काम कौन करती है, नदियां करती हैं। तो एक नदी, इसका नाम हम लोग शायद सुने हैं, पहले भी हम चर्चा थोड़ा सा किए होंगे या इसको हम जाने होंगे। उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या बोलेंगे उसको, गोदावरी। एंड गोदावरी इज अ मेन स्ट्रीम। गोदावरी एक मुख्य नदी है, जबकि उसमें जाकर मिलने वाली नदी का नाम है, क्या नाम है, इंद्रावती। इंद्रावती भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, महानदी की। तो अब यहां पे हमको महानदी ड्रॉ करना है, सॉरी गोदावरी ड्रॉ करना है। गोदावरी दैट फ्लोज इन द बाउंड्री ऑफ छत्तीसगढ़। माने ये राज्य के अंदर एंटर करती नहीं है, ये केवल यहां से होते हुए चली जाती है किनारे किनारे, ये पूरा का पूरा बाईपास कर देती है छत्तीसगढ़ को। तो उसमें जाके हम आज मिल जाती है कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका नाम लिख देते हैं, दैट इज गोदावरी। एक ये है। दूसरा, इसको थोड़ा सा हम और रिकरेक्ट कर सकते हैं ताकि हम समझाने में बढ़िया मजा आए, सरल भी लगे। तो ये जो हमारे पास हैच एरिया है, ये आगे बढ़ चुका है। इधर से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है शबरी। क्या नाम पड़ता है, शबरी। ये सब नदी पढ़ेंगे आगे चल के। तो जो शबरी रिवर है, जो शबरी नदी हमारे पास बनती है, ये शबरी ठीक है, इसमें हम लोग को सोने के कण मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो इधर से सबरी जा रही है और इधर से कौन आ रही है, आपकी इंद्रावती आ रही है। दोनों के द्वारा बना हुआ एक मैदान का हिस्सा, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, दंडकारण्य का मैदान। माने दंडकारण्य के मैदान को बनाने में, ठीक है, दंडकारण्य का जो मैदान है ये कौन बनाता है, सवाल नंबर दूसरा। ये जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग दंडकारण्य का मैदान। तो इस मैदान को, ठीक, इसको हम देखें तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि इस मैदान को, इस प्लेन का जो फॉर्मेशन है, दो नदियां करती हैं, गोदावरी और साथ में शबरी नदी करती है। कौन से मैदान की बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम, ये वाला हिस्सा, इसी को बोलते हैं दंडकारण्य का मैदान कहते हैं। इस पूरे हिस्से को दो नदी बनाती, एक गोदावरी और दूसरा कौन सा, शबरी। ठीक है, गोदावरी की लेंथ है 1465। ठीक, इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा कहते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा है कि दक्षिणी गंगा है। वे देखो, इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा कहा जाता है।
बूढ़ी गंगा कहते हैं, और ये कहलाती शबरी, इसका नाम है कोलाब। कोलाब 173 किलोमीटर ट्रेवल करती है और राज्य की सीमा में एंटर करती है। अब ये भी कह सकते हो ना कि ये अगर दंडकारण्य है तो ये हमारे पास दंडकारण्य में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, माने अगर ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि गोदावरी हमारे छत्तीसगढ़ के वेस्ट और क्या होता, सॉरी, दंडकारण्य के, गोदावरी दंडकारण्य के दक्षिण और पश्चिम में क्या करती है, ये बाउंड्री बनाते हुए बह जाती है। तो केवल जज जब तक नहीं करोगे तब तक डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। उस नदी का नाम शबरी था। शबरी। अब हम इसमें चलते हैं आगे। ये तो हमारे पास एक मोटा मोटी डिवीजन हो गया। दंडकारण्य का पठार दिख भी रहा है, सबसे बड़ा हिस्सा यही है। दूसरा है दंडकारण्य का मैदान, दूसरा हिस्सा आपको ये दिख रहा है, कोटरी बेसिन ये दिख रहा है, और चौथा क्या बोला मैंने, कांकेर बेसिन। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन, दैट इज व्हाट, कि कांकेर बेसिन किनके बीच में बनता है, तो बताएंगे एक तो आपको महानदी और दूसरा कौन सा बनाएगा आपका कोटरी नदी। इन दोनों नदी के बीच में एक पूरा बेसिन वाला भाग है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, कांकेर बेसिन। अब आते हैं हम लोग इसके न्यूक्लियर सेक्शन पे, इनके छोटे छोटे सेक्शंस पे, जहां पे चीजें और भी चीजों को स्पष्ट करेंगी। ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहां जब हम इसके अंदर आते हैं तो हमको कुछ और भी पॉकेट्स दिखाई पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला पॉकेट हमको दिखाई पड़ता है, मैं अब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर दे रहा हूं। पहला हमको पॉकेट मिलेगा कांकेर का, कांकेर का हिस्सा है। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और भाई बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये जो दंडकारण्य का हम पठार पढ़ रहे हैं, इसका जो मेजर एक्सपांसन कहां कहां है, अगर ये पूछा जाए क्या ये केवल छत्तीसगढ़ में है, सवाल ये है, तो बिल्कुल नहीं। इसका एक्सपांसन बाकी जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं वहां पर भी दिखाई पड़ता है। जैसे ये भी हम बता सकते हैं कि इसका जो पठार वाला हिस्सा है, इस पठार का विस्तार विस्तार और कहां कहां है, तो ये विस्तार हमको मिलता है, एक तो हमारे यहां है ही है, सबसे ज्यादा हमारे यहां ही है। बाजू में पड़ता है यहां पर आंध्र प्रदेश, यहां पड़ता है तेलंगाना, और यहां पड़ता है, क्या पड़ता है, उड़ीसा। मतलब कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, और कहां पर, उड़ीसा में, इन चारों राज्यों में ही दंडकारण्य का एक्सपांसन दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र शामिल नहीं करना है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और क्या है, उड़ीसा, इन सारे के सारे राज्यों में इस पठार का एक्सपांसन मिलता है, द एक्सपांसन ऑफ दिस प्लेटू। प्लेटू in these states उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट। ये भी हो गया हमारे पास एक बढ़िया शानदार टॉपिक। तो मैं यहां पे अब क्या कर रहा हूं, न्यूक्लियर लेवल पे चीजों को लेके चल रहा हूं। सबसे पहले हम जिला उठाते हैं कांकेर। तो इस कांकेर में ऐसी क्या खास बात है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहला तो यहां पर देखिए कुछ माउंटेन्स हमको मिलेंगे, उन माउंटेन्स का नाम हमको ध्यान रखना है। ये माउंटेन नंबर 1, दूसरा माउंटेन नंबर 2 है ना, और तीसरा माउंटेन नंबर 3। तो जो पहला माउंटेन है इसको हम कहते हैं, ये जो पहला माउंटेन है इसको हम बोलते हैं आरी डोंगरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आरी डोंगरी। दूसरा कहलाता है, उसको बोलेंगे राव घाट। क्या बोलेंगे, राव घाट। और तीसरा पहला कहलाता है गड़िया पहाड़। और एक पॉइंट और है, उसको अपन कहते हैं मलाज कुंडम। लोकेशन
को ध्यान से देखते रहेंगे। हम अभी जिला पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कांकेर। कांकेर में इस फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत क्या क्या चीजें अपने को जाननी होती है। तो जो आरी डोंगरी की पहाड़ी है, रावघाट की पहाड़ी है, गड़िया पहाड़ है, मलाज कुंडम पहाड़ी, ये सब की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है और सब कांकेर में पड़ते हैं। कांकेर में एक और शानदार लोकेशन है, इस लोकेशन का नाम पड़ता है पखांजूर। क्या नाम पड़ता है इसका? नाम पखांजूर। पहले उसको पंखाजूर पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, पखांजूर है ना, ठीक है। तो पखांजूर को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, ये बेसिकली कुछ चीजों के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का बंगाल कहा जाता है। जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, जब निर्माण हुआ, तो यहीं पर सारे के सारे बंगाली समुदाय को अधिकतर बसाहट मिली। 1971 में बसाया गया। बंगाली समुदाय को। और इसी पखांजूर में एक फेमस सा मेला है, उसे कहते हैं नर नारायण। नारायण मेला अलग है, नर नारायण अलग है। तो ये सब बात यहां की हो रही, कहां की हो रही है? पखांजूर, ठीक है। और भी फेमस मेले हैं, एक लोकल मेला यहाँ पे लगता है, नर नारायण का मेला। बंगाली समुदाय को यहाँ पे स्थापित किया गया 1971 में, और इसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का बंगाल कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कब यहाँ पर बंगालियों को स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? 1971। कहां पर? पखांजूर। जिला कौन सा? कांकेर, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे आरी डोंगरी। तो आरी डोंगरी की अगर बात करें तो देखो, आरी डोंगरी बेसिकली और रावघाट बेसिकली दोनों के दोनों फेमस है आयरन ओर के लिए। आयरन ओर के लिए। और आरी डोंगरी में चलोगे तो यहीं पर हमको मिलता है 6 आयरन ओर के डिपॉजिट मिलते हैं। कहां पर? आरी डोंगरी में। किसके डिपॉजिट? आयरन के। कितने? 6। ये डिपॉजिट होता क्या है भाई? किसी पहाड़ी में देखना, कहीं कोई ऐसा एक हिल वाला हिस्सा होता है, कहीं पर थोड़ा सा स्लांट हिस्सा होता है, कहीं पर थोड़ा स्लोप वाला हिस्सा होता है। माइट बी चांसेस देयर कि उसके हर एक जगह पे आपको आयरन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? सारा का सारा आयरन हमको यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं? उसको अलोकेट करके हम उसको बना देते हैं उसका एक हिस्सा, मतलब कि उसका एक बना दे डिपॉजिट। तो यहाँ पर कितने डिपॉजिट है? 6। कहां की बात कर रहा हूं मैं? आरी डोंगरी। अभी देखो, रावघाट बेसिकली ये अपकमिंग लोकेशन है। अपकमिंग क्या, मान के चलो भिलाई स्टील प्लांट को लोहा जहां सप्लाई हो रहा था, दल्ली राजरा, दैट इज इन बालोद, अब यहां से सप्लाई होगा। कहां से? रावघाट। रीजन क्या है? क्योंकि अब दल्ली राजरा का माइंस से आयरन ओर खत्म हो चुका है। तो नॉट, वी आर लुकिंग फॉर द न्यू डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, एंड दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट फॉर आयरन इन छत्तीसगढ़, विच इज इन कांकेर डिस्ट्रिक्ट। गड़िया पहाड़ बेसिकली फेमस इसलिए है क्योंकि गड़िया पहाड़ में यहां सेलिब्रेट होता है गड़िया महोत्सव। अभी जो अपकमिंग मंथ है, सितंबर में इसको आयोजित किया जाता है। गड़िया महोत्सव ये सितंबर में मनाते हैं। आयोजित, ये फिजिकल डिवीजन के अंदर ही एक सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डील कर रहा हूं। मलाजकुंडम आगे पढ़ोगे, इसी मलाजकुंडम पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है दूध नदी। दूध नदी का क्या रहेगा? उद्गम। तो दूध नदी का सबकी प्रॉपर्टी भाई है ना। यहां पर एक मलाज कुडम भी बोलते हैं इसको, मलाज कुंडम है। तो यहां पर कुडुम मछली करके यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, एक मछली की प्रजाति सही सही। तो ये दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम से। गड़िया महोत्सव मनाया जाता है कहां पर? गड़िया पहाड़ में, ठीक है। और कांकेर इसी के ढलान पर स्थित है, और सितंबर में आयोजित होता है ये महोत्सव, सेलिब्रेशन। रावघाट आई डोंगरी आयरन ओर के लिए फेमस है, जहां पर कितने डिपॉजिट हैं? 6। और एक मैंने एरिया लोकेट किया, उसका नाम क्या है? पखांजूर। ये फिजिकल डिवीजन के अपार्ट चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट। दूसरा हमको मिलता है इसके जिला, नीचे मिलेगा, उसको बोलते हैं नारायणपुर। नारायणपुर। तो जब नारायणपुर पढ़ा जाता है उस समय कुछ पहाड़ियां पढ़ी जाती हैं। उसमें से एक पहाड़ी तो ठीक है, हाँ, एक पहाड़ी अपन बोलते हैं, उसे कहते हैं अबूझमाड़। अबूझमाड़ अपने आप में पहाड़ी भी है,
अबूझमाड़ अपने आप में क्षेत्र भी है जो कि अबूझमाड़िया ट्राइब्स के लिए फेमस है। तो नारायणपुर के अंतर्गत जो हमको एक हिस्सा दिख रहा है, इस पूरे हिस्से को हम नाम देते हैं अबूझमाड़ कहते हैं। अबूझमाड़। और एक का नाम होता है ओरछा। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अबूझमाड़ बेसिकली याद रखना है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इसकी जो हाइट है तो ये है 1076 मीटर। कितनी हाइट है? 1076, 1076 मीटर है। 1076 को हमको कम से कम 1076 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके सेट होगा। सेकंड आते हैं, इसे एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा क्षेत्र जिसे बूझा ना गया हो, ना गया हो, अबूझमाड़ कहते हैं उसको। तीसरा, अबूझमाड़ को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं इसको? चेरापूंजी। बहुत पानी गिरता है यहाँ पे, राज्य की सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे होती है, और वर्षा मतलब कितना? 187 सेंटीमीटर के साथ। दैट इज द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन छत्तीसगढ़। राज्य का सब राज्य का सर्वाधिक देखा जाए तो जो बारिश वाला हिस्सा है, कौन सा? अबूझमाड़। हाइट कितनी है? 1076 मीटर। नारायणपुर के ओरछा को हम कहते हैं, जैसे आप एंटर यहां से करना चाहोगे तो ये कहलाता है दंडकारण्य का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। बट और इसको अगर मान लो क्लियर करना हो तो ये दंडकारण्य, उधर ये पश्चिम, तो दंडकारण्य का पश्चिमी प्रवेश द्वार। कैसा प्रवेश द्वार बोलेंगे? पश्चिमी प्रवेश द्वार, मतलब कि वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ दंडकारण्य, एंट्रेंस ऑफ दंडकारण्य। ठीक, ये है। फिर हम इसमें आए, इसी नारायणपुर के अंतर्गत हमको कुछ घाटियां मिलेंगी। मैं आपको यहां पर मैक्सिममली फैक्ट से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखना, फिजिकल डिवीजन तो हमारा हुआ, अब इसके अंदर क्या क्या अपने को और जानना है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका छत्तीसगढ़ में कमांड बनेगा नहीं। ज्योग्राफी में हर टॉपिक दूसरे से लिंक टॉपिक, मतलब दोनों दोनों इंटरलिंक है। ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी घाटियों से अलग है, पहाड़ों से अलग है, पर्वतों से अलग है। सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। ये ओरछा, ओरछा के नीचे हमने बोला ये घाटी, इसका नाम पड़ता है खुरसेल। खुरसेल घाटी। तो इस खुरसेल घाटी जब हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं तो इससे क्या क्या पॉइंट बन सकता है वो देखो। खुरसेल घाटी, तो खुरसेल घाटी क्यों फेमस है भाई? इसकी भी अपनी एक पहचान है, अपनी एक विशेषता है। खुरसेल घाटी के पास में, इसे हम कहते हैं सागौन का जो वृक्ष है ना, माने बेस्ट क्वालिटी ऑफ सागौन, ये कह सकते हैं सागौन माने क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के सागौन के सागौन यहां मिलते हैं। कहां मिलते हैं अपने को? खुरसेल घाटी। दूसरा प्रॉपर्टी, यहीं पर एक नदी याद रखना है, इस नदी का नाम है, इसका नाम क्या है? जाटलूर। क्या नाम रहेगा? जाटलूर। तीसरा पॉइंट, इसी खुरसेल घाटी नारायणपुर की हम बात कर रहे हैं, इसी नदी में एक लोकेशन है, एक जगह है, उसका नाम है मुरुमवाड़ा। और इसी मुरुमवाड़ा में हम लोग प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण करते हैं। संरक्षण करते हैं, ठीक है। मतलब यहां नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल होता है।
कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक, कहां पर? मुरुमवाड़ा। लोकेशन का नाम मुरुमवाड़ा है, नदी का नाम है, क्या नाम बोलेंगे? जाटलूर, और घाटी का नाम क्या नाम है? खुरसेल। एंड दैट इज अ वेल नोन फॉर सागौन। बेस्ट क्वालिटी के सागौन के लिए बहुत फेमस है खुरसेल घाटी, कईयों बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब इसमें कुछ वाटरफॉल भी होते हैं, कुछ पहाड़ियां भी होती हैं, तो हम उसको यहां पर नहीं शामिल करेंगे। वी विल स्विच फॉर अनदर पेज। तो यहाँ पर हमने 3 डिस्ट्रिक्ट इधर के देखे, जो यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन चल रहा है। कांकेर माने फिजिकल डिवीजन में भी हमको बहुत सारे एक इनपुट मिलते हैं जो फैक्ट कलेक्ट करके देंगे आपको। तो कांकेर, अबूझमाड़, ओरछा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें और आगे। हाँ, एक पॉइंट और, अबूझमाड़ बेसिकली क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहीं पर एक ट्राइबल रहती है, उसका नाम पड़ता है अबूझमाड़िया। मांड मतलब कि घाटी वाला हिस्सा, यहां रहता है जनजाति, उसका नाम है, क्या नाम पड़ता है? अबूझमाड़िया। राज्य की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है ना, प्रिमिटिव ट्राइब्स है। राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति, द मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। अबूझमाड़ क्षेत्र है, रहने वाले ट्राइब्स अबूझमाड़िया। क्योंकि देखो, जब जनजातियों की बात की जाती तो वहां पे जनजाति अपना लाइफ स्टाइल को पूरी की पूरी आजादी के साथ ही एंजॉय करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उनके इंटरनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करो, इसलिए इसको सरकार रिजर्व कर देती है। और इसमें जो बाहरी लोगों का जो प्रवेश था, एंट्रेंस ऑफ जो आउटर्स हैं, उसको हमने बैन कर दिया था 2009 में, 2007 में, और 2009-10 में इसको दोबारा से रिओपन किया गया। 2007 में बैन किया गया और 2010 में या 9 में इसको दोबारा से रिओपन किया गया। ये उसके कुछ फैक्ट है, कभी अगर आ जाए तो। अब हम चलते हैं इसमें और आगे। दूसरा, जैसे मान के चलिए तो ये जो हिस्सा अपने को दिख रहा है, अब बारी है बीजापुर की। ठीक, बीजापुर, बीजापुर, फिर चलेंगे हम लोग सुकमा, ठीक है, फिर चलेंगे यहां पे बस्तर, फिर कहां चलेंगे हम लोग? कोंडागांव। ठीक है, तो जो कोंडागांव है, उस कोंडागांव की अगर बात करें, या पहले दंतेवाड़ा देख लेते हैं बीचों बीच। दंतेवाड़ा, चलो दंतेवाड़ा। तो पहले दंतेवाड़ा का पॉइंट आउट करना चालू कर देते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पे हमको पीक याद रख लेना है। इस चोटी का नाम है नंदीराज। नंदीराज, हाइट है 12-10 मीटर। और दूसरा, दंतेवाड़ा की जो ये नंदीराज है, ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द छत्तीसगढ़। नाम नंदीराज, हाइट 12-10, और ये जिस माउंटेन रेंज पर है उसका नाम है बैला डीला। बैल के डील की आकृति का होने के कारण इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? बैला डीला। डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा। और ये भी बैला डीला जो है, ये भी आयरन के लिए ही फेमस है, और यहां पे आयरन के 14 डिपॉजिट आपको मिलते हैं। कितने? 14। जैसे अभी मैंने बोला था, आई डोंगरी में कितने डिपॉजिट है? 6 डिपॉजिट है। आई डोंगरी रावघाट के पास में 6 डिपॉजिट आपको मिलते हैं। उन सारे के सारे डिपॉजिट वाले हिस्से को याद रखना है। ठीक,
तो ये हमारे पास एक बेसिक फीचर चल रहा है। इन सारे के सारे हिस्से को, है ना, जैसे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो हमने आई डोंगरी को लोकेट किया है, इस आई डोंगरी में तो नहीं, आई डोंगरी नीचे यहाँ पे राव घाट लिखा है, तो इस राव घाट में हमको मिलता है यहाँ पे 6 डिपॉजिट। ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे। राव घाट में हमको 6 डिपॉजिट मिलते हैं। मैं डिपॉजिट समझा दिया हूं क्या होता है। वैसे ही अगर हम देखें तो यहां पर दंतेवाड़े में आपको लगभग 14 डिपॉजिट मिलते हैं, और उस बैला डीला की पहाड़ी को हम और आगे मिनरल वाले पार्ट में डिवाइड करेंगे। बीजापुर में कुछ पहाड़ियां और हैं, जैसे एक पहाड़ी यहां पर, दूसरी पहाड़ी यहां पर, तीसरा, ऐसे बहुत सारा पहाड़ी हमको मिलेगा। तो नामकरण करते हैं। सबसे पहला जो नाम हमको मिलता है, इसका नाम है उल्लूर। ठीक है, इसी के पास और पहाड़ियां हैं, उसका नाम है कुचनूर। ठीक, इसका नाम पड़ता है अलबका। फिर मिलेगा अलबामा, फिर मिलेंगे धनगोल। ठीक है, तो इसी के साथ साथ और भी नाम है, ये सब नियर बाई नाम है, सारे के सारे लगभग आसपास ही रहेंगे। इसका नाम है दाम्पिया। तो ऐसे बहुत सारी पहाड़ियों में हमको जो नाम मिलेगा वो पहाड़ियों का नाम हमको याद रखना है। जैसे देखो, और पहाड़ी लिख सकते हो यहां पे दाम्पिया के साथ साथ जो पहाड़ी हमको मिलती है नड्डापल्ली, ये सब पहाड़ी बेसिकली हमको मिलती बीजापुर में, और दे आर वेल नोन फॉर कोरंडम। तो कोरंडम जो है बेसिकली ये भी मिनरल है, और कोरंडम जब पढ़ा जाता है तो इसमें लाल रंग के और नीले रंग के कोरंडम की बात की जाती है। नीला कहलाएगा नीलम। ये पहला ही चैप्टर है, मैं केवल एक इसे कह रहा हूं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ समेट आ जाता है। ठीक है, और लाल रंग वाले कोरंडम को हम कहते हैं माणिक। दैट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एलिमेंट फॉर कटिंग एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज को काटने के, जैसे डायमंड बहुत ज्यादा मोस्ट टफ शार्पनेस देता है, उसके एजेस बहुत टफ रहते हैं, वैसे ये भी रहता है। ये कुछ पहाड़ियां हैं, दाम्पिया, उल्लूर, कुचनूर, नड्डापल्ली, अलबका, अलबामा। अलबामा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। धनगोल माइंस है, ये सब कुछ है। सुकमा बेसिकली क्यों फेमस है, क्योंकि देखो सुकमा में हमको मिलती यहां पर एक, बेसिकली यहां जो मिनरल हमको मिलता है, जो मिनरल हमको मिलेगा वो रहेगा टिन। टिन, टिन लाइन पूरी तरीके से सुकमा में जाता है, टिन। ठीक है, जो कि कैसेटेराइट का अयस्क है, कैसेटेराइट का अयस्क। ठीक है, तो सुकमा में हमको ये दिखाई पड़ता है। और सुकमा में ही हमको एक फेमस पहाड़ी जो कोंटा तहसील, कोंटा तहसील के पास हमको इसी सुकमा में यहां पे हमको मिलता है, यहां गोलापल्ली। तो गोलापल्ली का जो गांव है वो कहां पड़ता है, सुकमा में पड़ता है, याद रखना है। ठीक, और इसी सुकमा में हमको एक घाटी बतानी है, उसका नाम है झीरम। मैं ऐड कर दे रहा हूं फैक्ट को, आप फैक्ट को पचाते चलिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको। इस मैप में चीजों को जितना आप आत्मसात कर लो उतना अच्छा है। इस घाटी का नाम है झीरम घाटी, जिसमें 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था, जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा चल रही थी। उसमें बहुत सारे राज्य के जो दिग्गज नेता हैं, जो शीर्ष पंक्ति के नेता हैं, उनको नक्सल घटना का शिकार होना पड़ा था, और बहुत बड़ी क्षति के तौर पे हम इसको देखते हैं। ये हुआ हमारे पास झीरम। सुकमा में हमको और भी पढ़ना है, संगमरमर मिलता है, काइनाइट मिलता है, ऐसे कोरंडम भी मिलता है यहां पर सुकमा में। ठीक है, सोन कुकानार, नगारास, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नाम है, हम देखेंगे। केवल ये तो पहला लेक्चर है जिसमें आप चीजों को समझ सकते हैं कि द लेवल ऑफ कंटेंट विल व्हाट, और किस स्तर तक चीजें जा सकती हैं।
अब बस्तर की अगर हम बात करें, आमचो बस्तर अगर हम देखें, ये बस्तर बहुत सुंदर है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहीं पर पहला अगर हम पॉइंट देखें, दो तीन घाटियां ही यहां पे बहुत फेमस हो जाती हैं। जैसे एक घाटी का नाम पड़ता है, उसको बोलते हैं बीनता घाटी। ये कई समय से चर्चा में रहा है बीनता घाटी। जैसे कि चैतुरगढ़ को हम कहते हैं छत्तीसगढ़ का कश्मीर, वैसे ही बस्तर को भी कहा जाता है किसका कश्मीर, तो बस्तर का कश्मीर। जैसे बिंता घाटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, बस्तर का कश्मीर कहते हैं। माने ये भी मान के चलो कि बस्तर पूरा का पूरा हरा भरा है, दैट इज एवरग्रीन है, जहां पे हरियाली अपने चरम पर रहती है। चैतुरगढ़ भले कहलाता है छत्तीसगढ़ कश्मीर, बट जेन्युइनली देखा जाए तो दैट इज लुकिंग, इनकी इसकी जो खूबसूरती है बिंदा घाटी की, ये कहीं बेहतर है चैतुरगढ़ की तुलना में। बट ठीक है, एज एन फैक्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो बिंदा घाटी बस्तर का क्या कहलाता है, कश्मीर। और इसी में हमको मिलता है एक वाटरफॉल, दैट इज मयूरा वाटरफॉल। मयूरा वाटरफॉल, मयूरा जलप्रपात। ठीक है, बिंदा घाटी। दूसरी घाटी का नाम है दरभा, या दरभा से पहले आप कांगेर घाटी का नाम सुन लीजिए। कांगेर, नॉट कांकेर। ठीक है, दैट इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कांगेर एंड द कांगेर, अगर दोनों का हम प्रोनाउंसिएशन देखें, बट दैट इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे कांगेर घाटी की बात करें, कांगेर घाटी इज अ स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क जुलाई 1982 को ये स्टैब्लिश हुआ, 1982 में। एंड इस कांगेर घाटी में हमारे राज्य की जो जो राजकीय पक्षी है, उस राजकीय पक्षी का निवास है, दैट इज अ पहाड़ी मैना, हिल मैना। ये यहां पर मिलती है, कहां पर, कांगेर घाटी। और एक मिलता है दरभा घाटी। जब हम पढ़ेंगे आगे चल के तो मालूम पड़ेगा, यहाँ पे कुछ खास खास के मिनरल मिलते हैं। ये केवल मैं ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में आपको टच करा रहा हूं ताकि चीजें आपको दिमाग में हिट रहे। ठीक है, टच एंड हिट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैपिंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस क्लासेस, एज मच यू विल ग्रास्प दिस सेशन, डेफिनेटली दैट विल बी कन्वर्टेबल फॉर मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ छत्तीसगढ़, बिकॉज सीजी have lots of fact, lots of content, and you have to digest, that will difficult to digest all the data at a time. So आप चीजों को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में याद करें, ये ज्यादा जरूरी है। नाउ कम टू द कोंडागांव। कोंडागांव में पहली जो घाटी मिलती है उसका नाम है केशकाल, केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी को हम क्या कहते हैं देखो, तो केशकाल घाटी को समझने से पहले कुछ बातें और समझ जाते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और इसी कांगेर घाटी में थोड़ा सा एक फैक्ट ऐड कर देता हूं, जब बात चली रही यहां पर, तो इसी कांगेर घाटी के अंतर्गत हमको एक दो फैक्ट मिलेगा, जैसे कि यहीं पर जो एक जगह है उसका नाम है भैंसा दरहा। क्या नाम है इसका, भैंसा दरहा। तो भैंसा दरहा में भी प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण होता है। पूरा का पूरा बस्तर प्रकृति से भरा है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण। उधर बोला था मैं आपको जाटलूर नदी के पास मुरुमवाड़ा लोकेशन, तो यहां पर नदी का नाम क्या नाम रहेगा, कांगेर नदी। स्थान का नाम क्या पड़ेगा, भैंसा दरहा। और जानवर कौन सा रहता है, मगरमच्छ। वैसे ही हमको एक नया लोकेशन ट्रेस किया गया है, उसका नाम पड़ता है बीनता मिचनार। बीनता मिचनार इज a location where we are प्रोवाइडिंग कंजर्वेशन टू दी क्रोकोडाइल इन नेचुरल फॉर्म। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में, ये बस्तर में खासकर 3 स्थान पर हो ही रहा है। और एक कोटमी सोनार आप जानते ही हैं, जो कि जांजगीर चांपा में पड़ता है, जहां पे हम मैनमेड तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से मगरमच्छ का क्या करते हैं, हम लोग संरक्षण करते हैं। जब बात होती है प्राकृतिक रूप से, तो प्राकृतिक रूप से 3 स्थान पर बताना है। एक तो अभी मैं नारायणपुर का बताया हूं आपको, ठीक है, जो पीछे वाले पेज में है। और एक अभी बता रहा हूं भैंसा दरहा, और यहां पर बिनता मिचनार जो कि पड़ता है, दोनों के दोनों पड़ते हैं, बस्तर में पड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केसकाल की बात करते हैं। तो केसकाल में जो पहला ही हमारे लिए फैक्ट रेडी है, उसे हम कहते हैं केसकाल घाटी। इस घाटी को हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और केसकाल घाटी क्या करता है देखो, पहला तो पॉइंट ये आप मान लो कि इसे
छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं इसको, विंध्यांचल। दैट इज कॉल्ड द विंध्यांचल ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाई? एज यू नो द ग्रेटेस्ट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया इज विंध्यांचल इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो जल विभाजक होता है वो कहलाता है विंध्यांचल। इन द सेम वे दैट डिवाइड्स महानदी टू द इंद्रावती। इंद्रावती को दो भाग में डिवाइड करने काम कर, दो इंद्रावती और महानदी को डायरेक्शन इसका अलग करने में बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? तो यहाँ पे जो घाटी है दैट इज व्हाट, दैट इज केशकाल। केशकाल को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फूलों की घाटी। देखो भाई, फूलों की घाटी को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स। और इसी केशकाल घाटी को हम कहते हैं बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। द एंट्रेंस ऑफ, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं द एंट्रेंस ऑफ बस्तर। यहीं से एंटर करते हैं और इसी बस्तर के, इस बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले के अंतर्गत है ना, इसका जिला तो कोंडागांव है, जिला का नाम क्या है? कोंडागांव। इसी कोंडागांव जिले के अंतर्गत जो केशकाल है, इसमें इस घाटी में 12 राउंड, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल वी ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने इस पे रोड बनाने की प्रोजेक्ट चलाई है, ठीक है, दैट विल कनेक्ट्स एंड दैट विल रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवल टाइम। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, डेवलपिंग स्टेट में। तो कोंडागांव में कितने, इस जिले की बात कर रहे हैं, कोंडागांव है और घाटी का नाम क्या है? केशकाल। और कितने राउंड है बताएंगे? 12 राउंड है। यहीं पर हमको मिलता है एक मंदिर मिलता है ना, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का विंध्यांचल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डिवाइड्स महानदी एंड कौन सी? इंद्रावती। दूसरा ये भी कह सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर के पठार को अलग करता है। दैट डिवाइड्स द प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द प्लेटू ऑफ बस्तर। ये है राज्य का सबसे बड़ा जल विभाजक। कौन? विंध्यांचल नहीं, केशकाल घाटी जल विभाजक। जो कि रीजन मैंने बता दिया है कि दो बड़े बड़े स्ट्रीम्स के पानी को हटाने का जो काम ये करती है केशकाल घाटी। केशकाल को हम कहते हैं फूलों की घाटी कहते हैं। इस फूलों की घाटी का जो एक और ऑप्शन बचता है, इसका सेकंड ऑप्शन एक और जो आप याद रखेंगे, दैट इज जसपुर में कहलाता है फूलों की घाटी। अब इसी केशकाल के अंतर्गत जब घाटी ट्रेवल करते हैं तो एक कुछ मैथोलॉजी है कि यहाँ पे एक मंदिर है मंदिर यहाँ पर बिल्कुल। उस मंदिर का नाम है तेलीन माता का मंदिर। तेलीन माता का मंदिर, यहां से हम जब ट्रेवल करते हैं आपको मिलता है शानदार तरीके से। इसमें चढ़ावा चढ़ा के लोग जाते ही हैं फॉर सेफ जर्नी। और साथ में इसे कहते हैं तेलीन सती का मंदिर भी कहते हैं। तेलीन माता, तेलीन सती का मंदिर कहा जाता है। तो ये केवल जनरल व्यू है पूरे फिजिकल डिवीजन। पहला फिजिकल डिवीजन दैट, ये तो मैंने पहला फिजिकल डिवीजन पढ़ाया है जहां पे आप देख रहे हो कि कैसे कैसे चीजें स्विंग कर रही हैं, कितनी सारे फैक्ट यहीं पर हो गए हैं। तो मैं बार बार वही कहूंगा कि फॉर प्रिपेयरिंग एनी एग्जामिनेशन यार, यू हैव टू ना रिवाइज मोर एंड मोर, क्योंकि इतने सारे फैक्ट को एक साथ डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। एंड दैट अ चांस वेयर यू कैन गेट अ जॉब, दैट जॉब इज नॉट अ लाइफ, दैट सिंपल मेक लाइफ योर इजियर। बस दैट्स व्हाई यू हैव टू keep effort for this examination, and please join this session, join this batch for ensure your preparation, for give a boost of your preparation. That is very important. Team will work a lot for you. ठीक है, all the teachers will try to put up their best for your success. In the same page you have to do the same thing, the tasks, the assignments, the tests and the class, everything you have to take seriously. So please note the date 28 September,
28 दिस ऑफ दिस मंथ, 28 जुलाई को ये बैच चालू हो रहा है. एंड प्लीज enroll fast, register fast, and get admission, because when we start any batch, that's filled rapidly, and after that you have to be in panic situation कि उसमें एडमिशन मिल जाए ना मिल जाए. तो वही कह रहा हूं कि जो बैचेस लॉन्च होती है उसका एक टाइम लिमिट होता है जिसमें हम एक स्ट्रेंथ को ही अलाउ कर पाएंगे. अदरवाइज यू हैव टू गेट डिले. समय नहीं लगाना है, ज्यादा देर नहीं करना है. बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, एंड प्लीज गेट अ चांस, एंड प्लीज द पार्ट ऑफ दिस बैच जो 28 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में 7 बजे है. इसका आप हिस्सा बनिए, शिक्षक बनने और राज्य के हर क्षेत्र में जाकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करें. अपना एक स्किल भी वहां पे आप देंगे और कई सारे बच्चों का फ्यूचर भी बनाएंगे, एज वी आर डूइंग द सेम थिंग. Okay, thank you so much. Wish you all the best, and thanks to be join the session. Keep watching this video, and for any inquiry, if you want to be join this बैच, बिल्कुल ज्वाइन करें. मैं कहता हूं बिल्कुल, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट पूरा रिब्रश्ड है और साथ में एक प्योर फॉर्म में चीजों को लाया जा रहा है, कंसाइज फॉर्म में, ताकि कम समय में. देखो वो जो मैंने 2 महीने की बात कही है, दैट इज जेन्युइनली फॉर रिवीजन मोड. वी विल स्टार्ट अ फास्ट ट्रैक सेशन फॉर ऑल दी बैचेस जो उसमें आएंगे. 6 माह रगड़ के पढ़ाया जाएगा और 2 माह आपको पूरी रफ्तार से तैयारी कराई जाएगी. सो उसको हमने 6 and 2 वाले पार्ट में डिवाइड कर दिया है. वो 2 महीने ये बहुत रैपिडली चलेंगे, बट उस 2 महीने के लिए आपको उन 6 महीने में पूरी तरीके से चीजों कंसाइजली याद करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. फॉर एनी क्वेरी यू कैन go to the desk of this Chandra Academy, and now we are trying to best for you, and thank you so much. Have a good day and wish you all the very best.